आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का हिंदी भाषा। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हिंदी भाषा का सिलेबस एक समान है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे खंड ख का पाठ 2। बाकी खंड क का पाठ 1, 2, पाठ 3, पाठ 4, पाठ 5 हम पढ़ चुके हैं। अब हम खंड ख का पाठ 1 कार्यालयीन भाषा ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 मीडिया की भाषा। खंड ख हिंदी भाषा और उसके विविध रूप, पाठ 2 मीडिया की भाषा। मीडिया की भाषा का पहला प्रश्न, मीडिया को परिभाषित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाश डालिए। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों का नाम बताते हुए प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टिप्पणी लिखिए अथवा मीडिया की भाषा के प्रकार लिखिए। मीडिया की भाषा के योगदान को लिखिए अथवा मीडिया की भाषा को सौदारण समझाइए। अथवा मीडिया की भाषा से आप क्या समझते हैं? जनसंचार में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार को समझाइए। अथवा मीडिया की भाषा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। अथवा मीडिया की भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका महत्व निरूपित कीजिए। अथवा मीडिया की भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषा की महत्ता को दर्शाते हुए स्पष्ट कीजिए। अथवा मीडिया की भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए मुख्य सूचना एजेंसियों का विवरण दीजिए। जनसंचार में इंटरनेट की भूमिका का वर्णन अथवा टिप्पणी लिखिए। दृश्य सर्व माध्यम अथवा मीडिया लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी प्रविधि एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन सभी का उत्तर एक समान होगा। आइए देखते हैं इसके उत्तर को। पहले हम जान लेते हैं मीडिया की भाषा। मीडिया को परिभाषित करने का विभिन्न विद्वानों ने प्रयास किया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जब किसी यांत्रिक प्रणाली के प्रयोग से संदेश को कई गुना बढ़ा दिया जाता है और वह संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक प्रेषित हो जाता है तो उसे मीडिया या जनसंचार का नाम दिया जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट आदि जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। जनसंचार के इन प्रकारों के 2 वर्ग बनाए जा सकते हैं। पहला प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया को जानते हैं। प्रिंट मीडिया, इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लघु पुस्तकें, बुकलेट्स आदि आ जाते हैं। मुद्रण प्रणाली के आविष्कार से पूर्व कृति को हाथ में लिखकर सुरक्षित रखा जाता था। जितनी प्रतियों की आवश्यकता होती थी उतनी ही बार उन्हें लिखना पड़ता था। इस कार्य में काफ़ी समय और श्रम लगता था। कागज के आविष्कार से पूर्व भारत में ग्रंथों को भोजपत्रों पर लिखा जाता था। मुद्रण ने प्रतिज्ञा बनाने की इस प्रक्रिया को पूर्णतः बदल दिया। शीशे के बने अक्षरों को जोड़कर और फरमे में बांधकर छपाई की मशीन में फिट कर अक्षरों पर गाढ़ी स्याही लगाकर मशीन द्वारा कागज पर दबाव दिया जाता था जिसमें कागज पर अक्षर छप जाते थे। इसी प्रकार सैकड़ों प्रतियां कुछ ही घंटों में मुद्रित हो जाती थी। यह मुद्रण की पुरानी विधि थी। आज इसमें बड़ा भारी परिवर्तन आ चुका है। ऑफसेट, फोटो कंपोजिंग और लेजर प्रिंटिंग ने मुद्रण के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया है। मुद्रण के कारण समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। समाचार पत्र को प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाने लगा और हॉकरों द्वारा पाठकों तक पहुंचाया जाने लगा। परिवर्तन साधनों के उपयोग से समाचार पत्र दूसरे नगरों में पहुंचने लगे। इस प्रकार समाचार पत्र ने लोगों को सूचना देने का दायित्व को संभाल लिया। इसके साथ ही लोगों के विचारों को भी इसने मुखर करना आरंभ किया। समाचार पत्रों ने घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट न देकर उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों का भी विश्लेषण किया। इस प्रकार समाज में जागृति फैलाने का कार्य समाचार पत्रों ने किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो, टीवी, सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी, कैसेट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यह सभी माध्यम संदेश को पल भर में पूरे विश्व में पहुंचा देता है और दृश्य, श्रव्य, सचित्र आदि होने के कारण इसका प्रभाव भी अधिक होता है। प्रिंट मीडिया संदेश को वर्षों तक जीवित रख सकता है परंतु इनका संदेश कुछ ही पलों का होता है। विशेषकर रेडियो का, टीवी का संदेश चित्रों का सहयोग लेकर चलता है, अतः वह कुछ समय तक स्मृति में रह सकता है। दृश्य और श्रव्य माध्यमों का उद्देश्य असंख्य श्रोता और दर्शक वर्ग तक पहुंचाना होता है।
इन लोगों में शिक्षित, अशिक्षित, बाल, वृद्ध, बालाएं, महिलाएं, ग्रामीण, शहरी सभी प्रकार के लोग होते हैं। सभी का स्तर एक जैसा नहीं होता। इन सभी की प्रकृति भिन्न होती है। दृश्य और श्रव्य माध्यम इन भिन्न प्रकृति के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मनुष्य उस वस्तु को अपने शरीर में पचा सकता है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। अनुकूलन न होने पर वह शरीर में रोग या विकार उत्पन्न कर देती है। भाषा भी इसी प्रकार की स्थिति है। वह भी पदार्थ की, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही होती है। जिस प्रकार समाज में सरल स्वभाव और स्पष्ट भाषा बोलने वालों को पसंद किया जाता है, इन माध्यमों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा की प्रकृति सरलता, सहजता और स्वाभाविकता की ओर रहती है। यह भाषा कभी भी समास प्रधान नहीं होती, बल्कि व्यास प्रधान होती है। इसके वाक्य छोटे छोटे होते हैं। लंबे वाक्य को 2-3 वाक्यों में बदलने का प्रयत्न किया जाता है। मानव अपने दैनिक व्यवहार में छोटे छोटे वाक्यों का और कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है, ताकि सामने वाला उसकी बात को सरलता से सुन और समझ ले। वह इतने ही शब्दों का प्रयोग करता है जितने एक श्वास में बोले जा सके। वह मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग प्रायः नहीं करता। न ही वह सामान्य व्यवहार में जटिल और दुरूह वाक्यों का प्रयोग करता है। एक वाक्य में एक ही बात कहने का प्रयास करता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को संप्रेषण करता है। दृश्य और श्रव्य माध्यमों की प्रकृति भी मानव प्रकृति से भिन्न रही है। दृश्य और श्रव्य माध्यमों के लेखक मनुष्य ही हैं। वे मानव प्रकृति को ध्यान में रखकर उसके मनोविज्ञान का अध्ययन कर ऐसी भाषा का अपनी रचनाओं में या कार्यक्रमों में प्रयोग करते हैं जो सामान्य जन की भाषा के निकट होती है, व्यवहार में प्रयुक्त होती है, सरल तथा सुबोध होती है, सहज तथा स्वाभाविक होती है, जिसे सभी वर्ग और आयु के लोग समझ लेते हैं, तथा वे संप्रेषणीय होती है। श्रव्य माध्यमों से सुना गया शब्द पुनः नहीं लौटता। वह रेडियो से प्रसारित होने के बाद वायुमंडल में विलीन हो जाता है। यदि श्रोता का ध्यान कहीं और है तो उस शब्द का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता। वह शब्द उसके ऊपर से निकल जाता है। इसके विपरीत दृश्य माध्यम में श्रव के साथ साथ दृश्य का समन्वय होता है। चलते फिरते दृश्य उसके साथ होते हैं। चित्रों का प्रभाव सुनी गई बात से कई गुना अधिक होता है। ऐसे में दर्शक के ध्यान यही कहीं और भी है तो भी दृश्य उसकी स्मृति में बस जाते हैं। श्रव्य और दृश्य माध्यमों में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो श्रोता और दर्शक के ध्यान को बरबस आकर्षित करें। श्रव्य माध्यमों में से शब्दों और दृश्य माध्यमों से चित्रों पर विशेष बल दिया जाता है। कार्यक्रम संपादकों का बल विशेष रूप से ऐसे शब्दों के प्रयोग की ओर अधिक होता है जो लोगों की समझ में तत्काल आ जाए और कार्यक्रम का संदेश तत्क्षण संप्रेषित हो जाए। फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो आदि श्रव्य के साथ साथ दृश्य माध्यम भी है। चित्र या छायाकारी इन्हें और अधिक आकर्षक बनाते हैं। इन सभी माध्यमों का आकार भाषा होती है। भाषा के बिना ये सभी माध्यम गूंगे हैं। 1935 से पूर्व ही फिल्में इसका उदाहरण है। आलम आरा के साथ फिल्में सवाक हुई, लोगों के आकर्षक का केंद्र बनी और भारत में जन जन पर प्रभाव डाला। इस प्रकार भाषा इन दृश्य माध्यमों का प्रमुख आधार है। इस भाषा की प्रकृति व्यास प्रधान है, सरल, सरस, संक्षिप्त तथा बोलचाल की ओर झुकी हुई है। यही कारण है कि इन दृश्य माध्यमों ने जनजीवन को, जीवन शैली को अत्यधिक प्रभावित किया है और इनके दर्शकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे मीडिया की भाषा का अर्थ या जनसंचार में इंटरनेट की भूमिका का वर्णन, या फिर टिप्पणी लिखिए दृश्य और श्रव्य माध्यम का। तो यहाँ पे इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने समझ लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा प्रिंट मीडिया की भाषा की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच अंतर। पहला, प्रिंट मीडिया को जनसंचार के साधन के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका उपयोग आम जनता को मुद्रित प्रकाशनों जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों और इसी तरह के प्रचारित संदेशों के लिए किया जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास मीडिया का नया उभरा हुआ रूप है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का उपयोग समाचार और सूचना के निर्माण और प्रसार के लिए किया जाता है। दूसरा, प्रिंट मीडिया की पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि लिखित सामग्री को समझने के लिए पाठकों को साक्षर होना चाहिए। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में साक्षरता प्राथमिक आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि यह ऑडियो, वीडियो, चित्र आदि का उपयोग करता है, जिसके माध्यम से दर्शकों के लिए सामग्री को पहचानना, समझना आसान हो जाता है, भले ही वे अनपढ़ हों। तीसरा, प्रिंट मीडिया में समाचार के संग्रह और किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमेशा एक समय सीमा होती है, क्योंकि इसका प्रकाशन उस समय तक होने के कारण रहता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार और सूचना के संग्रह के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि इसे कभी भी अपडेट किया जा सकता है। चौथा, प्रिंट मीडिया लाइव चर्चा की पेशकश नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइव प्रोग्रामिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से लाइव चर्चा संभव है। पाँचवा, प्रिंट मीडिया का कवरेज एक विशेष क्षेत्र, शहर, राज्य या देश तक सीमित है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया भर में पहुंच है। छठवां, प्रिंट मीडिया के विभिन्न रूपों में उपयोग की जाने वाली भाषा पाठक के अनुकूल होती है, अर्थात इस तरह से जानकारी प्रदान की जाती है जो पाठक को आसानी से समझ में आ जाती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस भाषा का उपयोग संदेश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो लोगों के एक बड़े समूह के लिए जाना और समझा जा सकता है। सातवां, जब अध्ययन करने की बात आती है तो प्रिंट मीडिया को समय समय पर अध्ययन किया जाता है, इस अर्थ में कि समाचार पत्र दैनिक रूप से प्रकाशित होते हैं, जबकि पत्रिकाओं को साप्ताहिक या मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार और सूचना कभी भी अपडेट की जा सकती है। तो ये था हमारा प्रश्न, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंतर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विज्ञापन लेखन पर सविस्तार प्रकाश डालिए, अथवा विज्ञापन की भाषा की प्रकृति के रूपों को समझाइए, अथवा विज्ञापन में भाषा का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उदाहरण से समझाइए, अथवा विज्ञापन की भाषा किसे कहते हैं, अथवा विज्ञापन लेखन पर प्रकाश डालिए, अथवा विज्ञापन की भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए विज्ञापन के उदाहरण दीजिए। विज्ञापन की भाषा अथवा समाचार पत्र की भाषा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, अथवा विज्ञापन की भाषा पर अपने विचार तथा सामाजिक जीवन में इसके महत्व को बताइए। आइए जानते हैं। उत्तर है विज्ञापन की भाषा। जनसंचार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह साहित्यिक भाषा नहीं होती, अपितु सामान्य व्यवहार की भाषा होती है। विज्ञापन ने अपने लिए एक विशिष्ट भाषा को विकसित कर लिया है जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने रूप को भी परिवर्तित कर लेती है। विज्ञापन का लक्ष्य उपभोक्ता तक पहुंचना होता है, अतः विज्ञापन में उपभोक्ता की आयु, लिंग भेद, योग्यता, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर आदि को दृष्टिपथ में रखकर भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सबल और सशक्त माध्यम है। यह विज्ञापन दाता के संदेश को उपभोक्ता के पास लेकर जाती है। इस प्रक्रिया में भाषा दो रूपों में व्यक्त होती है, संबोधक और संबोधित रूप में। संबोधक को इस बात को ध्यान में रखना होता है कि वह जिस उपभोक्ता वर्ग को संबोधित कर रहा है उसे इस भाषा की जानकारी है अथवा नहीं। भाषा का ज्ञान होने पर संदेश सरलता और संप्रेषित हो जाता है। विज्ञापन में उत्पाद और खरीदार के मध्य संप्रेषण सीधा नहीं होता, बल्कि विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से होता है। विज्ञापनकर्ता ऐसे संदेश संप्रेषित करता है जो उपभोक्ता तक लिखित, चित्रित या स्वर रूप में पहुंचता है। इस कार्य के लिए विज्ञापन संस्थान ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो सशक्त और सुझावपूर्ण हो तथा उसे प्रभावित कर सके। विज्ञापन की साहित्य, संवाद, नाटक आदि भी भाषा से पूर्णतः भिन्न होती है। इस भाषा में सामान्य भाषा से विशिष्टता इसलिए होती है क्योंकि इसमें विचार का प्रचार प्रसार होता है। यह भाषा अपने संदेश को प्रभावोत्तात्मक बनाने के लिए अभिधात्मक के स्थान पर व्यंजनात्मक हो जाती है। अब हम जानेंगे विज्ञापन भाषा का रूप। यह भाषा तीन रूपों में प्रयुक्त होती है, लिखित, वाचिक तथा मौखिक। लिखित रूप में इस भाषा का प्रमुख रूप लिखित होता है तथा माध्यम प्रेस होता है। विज्ञापन में लिखित भाषा साभिप्राय होती है। इसका उद्देश्य विज्ञापन को स्मरणीय, पठनीय, आकर्षक और क्रेता प्रेरक बनाना होता है। इसके लिए उचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन की भाषा का दूसरा रूप वाचिक या स्पोकन होता है। इस रूप को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में प्रयुक्त किया जाता है। इसे भाषा का श्रव्य रूप भी कहते हैं। इस रूप के अंतर्गत शब्दों की ध्वनिक आरोह अवरोह, पात्रानुकूलता, संगीतमयता आदि का समन्वय होता है जो विज्ञापन को कर्णप्रिय, मोहक और आकर्षक बनाते हैं।
उपयुक्त दोनों भाषाओं का मिश्रित रूप विज्ञापन की भाषा का तीसरा रूप मौखिक है। इसमें दृश्य स्वरों का समन्वय होता है। रेडियो पर विज्ञापन की भाषा केवल सुनाई देती है और समाचार पत्रों में दिखाई देती है। दूरदर्शन या वीडियो पर यह सुनाई दिखाई के साथ साथ चित्रित रूप में भी आती है। विज्ञापन में चलचित्र होते हैं, अतः यहाँ पर लिखित और वाचिक दो स्तर मिलते हैं। चित्र प्रस्तुत होता है, संवाद के प्रयोग से संदेश उच्चारित होता है तथा उसी क्रम में लिखित संदेश भी उभरता है। चलचित्रों में भी भाषा के इसी रूप का प्रयोग होता है। ये शब्द आड़े तिरछे छोटे बड़े कई रूपों में उभरते हैं। विज्ञापन की भाषा को सामान्यतः काव्य भाषा की कोटि में रखा जाता है, क्योंकि इसमें विशिष्ट भाव और विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसकी भाषा की संरचना भी काव्य भाषा की भांति स्वच्छंदता के लिए होती है। विज्ञापन की भाषा व्याकरण के नियमों के समान स्थिति में भी भाषा समरूपता नहीं होती। यह भाषा व्याकरण के समस्त नियमों से मुक्त और काव्य गुण दोषों से युक्त विशिष्ट भाषा होती है। इसमें नाटकीयता का गुण भी विद्यमान रहता है। अब हम जानेंगे भाषा की संरचना। भाषा की संरचना विज्ञापन की विषय वस्तु के अनुरूप ही भाषा का निर्णय लिया जाता है। इसमें 3 आयाम विज्ञापन क्षेत्र, विज्ञापन प्रकार और विज्ञापन शैली को दृष्टिपथ में रखकर शब्दावली का चुनाव किया जाता है। क्षेत्र के अंतर्गत जन समुदाय, जन स्वास्थ्य, विज्ञान आदि को रखा जाता है। जैसा क्षेत्र होता है वैसा ही भाषा का आयाम हो जाता है। व्यापार क्षेत्र में भाषा का रूप होगा सोना लुढ़का, चांदी सुस्त, गेहूं में उछाल, चीनी कड़वी इत्यादि। विज्ञापन प्रकार के अंतर्गत समाचार, रेडियो, दूरदर्शन आदि आते हैं। समाचार पत्र के लिए विज्ञापन में लिखित रूप की विशेषताएं होंगी। दूरदर्शन के विज्ञापन में त्रिआयामी अर्थात वाचिक लिखित के साथ दृश्यात्मक होगी। अंतिम 2 रूपों में भाषा संवादिक, अभिनय और भावोद्घातक होगी। शैली के अंतर्गत अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का प्रयोग किया जाता है। सीधी सपाट भाषा में अभिधा शैली होती है। बिजली बचत का अर्थ है बिजली उत्पादन, जैसे प्रयोग में लक्षणा का प्रयोग होता है। तीसरा आयाम व्यंजना है। यथा मर्जी है आपकी, आखिर सिर है आपका। सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनिए। लिखित में शब्द की अर्थवत्ता को, वाचिक में भाषा के उतार चढ़ाव को तथा मिश्रित में व्यंजनार्थक आयाम को महत्व दिया जाता है। विज्ञान की भाषा शैली अनौपचारिक होती है और जो उपभोक्ता को आकर्षित करती है। विज्ञापन की भाषा में कभी साधारण, कभी मिश्र और कभी संयुक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कभी केवल उपवाक्यों, विशेषण परक वाक्यों तथा क्रिया विशेषण कारक वाक्यों से ही काम चला लिया जाता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन की भाषा काव्य भाषा जैसी होती है। इसमें यथासंभव तुकबंदी का प्रयोग किया जाता है। यह कभी मुहावरेदार भी हो जाती है, कभी तुलनात्मक हो जाती है तो कहीं सूत्रात्मक, कहीं यह संकर भाषा भी हो जाती है। इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। हम जो प्रश्न पढ़ रहे थे वह थी विज्ञापन की भाषा पर अपने विचार तथा सामाजिक जीवन में इसके महत्व को बताइए, या फिर विज्ञापन की भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए कुछ विज्ञापन के उदाहरण दीजिए। तो हम लोगों ने जाना विज्ञापन की भाषा। अब अगले प्रश्न की तरफ चले जाते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है आकाशवाणी की उपयोगिता बताइए। आकाशवाणी की उपयोगिता अथवा मौखिक भाषा से क्या अभिप्राय है? मौखिक भाषा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मौखिक भाषा भी आकाशवाणी भाषा का ही रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। मौखिक भाषा की प्रकृति सरलता, सहजता और स्वाभाविकता के लिए होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण रेडियो है। इस पर मौखिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसे विस्तृत रूप से अग्र प्रकार समझ सकते हैं। रंगमंच, फिल्म और रेडियो के लिए लिखे गए नाटकों में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि जो सुविधाएं रंगमंच और फिल्म के नाटकों को उपलब्ध है वे रेडियो नाटक के पास नहीं होता। रेडियो नाटकों में दृश्य तत्व नहीं होते, उन्हें काम के लिए लिखा जाता है। दृश्य तत्वों के अभाव को उसे स्व साधनों से पूरा करना पड़ता है। अन्य साधन केवल 3 हैं: भाषा, संगीत और ध्वनि प्रभाव। इन तीनों का आधार ध्वनि है और यह अभिव्यक्ति का सशक्त और सफल साधन है। ध्वनि की अभिव्यंजना इस बात पर निर्भर है कि कोई ध्वनि कितने जोर से और कितने अंतर से पैदा होती है, उसकी गति तथा लय कितनी और किस मात्रा में है। ध्वनि के ये गुण सभी अन्य कलाओं से सृजनात्मक साधन है।
सामान्य जीवन भी देखने में आता है कि ध्वनि परिवर्तन के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। एक ही शब्द के उच्चारण का ढंग बदल जाने से यह शब्द की आवृत्ति से अनेक भावों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। यह बात संगीत और ध्वनि अभाव पर भी लागू होती है। यहाँ हम रेडियो की भाषा पर विचार करेंगे। भाषा को रेडियो का प्राण कहा जाता है। नाटक या रूपक या अन्य किसी रेडियो कार्यक्रम का ढांचा इसी के आधार पर खड़ा होता है। रेडियो लेखक दृश्य तत्वों की प्रयुक्ति शब्दों की सहायता से करता है। यहाँ पर शब्दों के लिखित रूप की अपेक्षा अन्य स्वरूप पर भी ध्यान दिया जाता है। लेखक को यहाँ पर इस बात को अपनी स्मृति में स्थायी रूप से रखना होता है कि शब्द अक्षरों का समूह होकर ध्वनि है। बोलने पर शब्द को जिस ध्वनि की हम तुलना करते हैं वही रेडियो लेखक का साधन है। भाषा का जन्म शब्दों की अन्य ध्वनियों से हुआ है। मुद्रण के आविष्कार के बाद शब्दों के लिखित रूप का प्रचलन और महत्व बढ़ गया है, परंतु रेडियो कार्यक्रम में इसका कोई मूर्त रूप नहीं है। रेडियो के लिए लेखन का कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह सुने गए शब्दों की शक्ति को पहचाने। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किन शब्दों और वाक्यों का प्रभाव श्रोता पर कैसा पड़ेगा। एक उदाहरण देखें। कहीं अजीब देश में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर फूल ही फूल हैं, जिन्हें हम गुलर पाकड़ पीपल कहते हैं। उनमें भी फूल ही फूल हैं, चंपा के, गुलाब के, परिजात के। इसी का परिवर्तित रूप देखें। कितना सुंदर देश है ये, फूलों का देश, भांति भांति के फूल, चारों ओर फूल ही फूल, चंपा के, गुलाब के, परिजात के। दोनों उदाहरण को यदि बोलकर पढ़ें तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसे सुगमता के साथ पढ़ा जा सकता है। प्रथम उदाहरण लिखित रूप है और दूसरा अन्य या मौखिक रूप है। पहले वाक्य में प्रवाह और गति नहीं है, जबकि दूसरे में यह दोनों विशेषताएं हैं। रेडियो नाटकों या कार्यक्रमों की भाषा की प्रकृति दूसरे उदाहरण जैसी होनी चाहिए। रेडियो में श्रोता एक शब्द को दोबारा सुन नहीं सकता। रेडियो पर बोलने वाला उसे इतना अवकाश नहीं देता कि श्रोता वाक्य या वाक्यांश का अर्थ पूर्णतः समझ लें। श्रोता को यहाँ वाचक पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार रेडियो में भाषा की प्रकृति मौखिकता के लिए होती है। इसमें उन शब्दों और वाक्यों का अधिक मूल्य और महत्व होता है जिन्हें सरलता से बोला जा सकता है, ताकि श्रोता उन्हें सुनकर तत्काल अर्थ को ग्रहण कर सके। रेडियो के लिए कोई भी कार्यक्रम लिखने वाले के पास शब्दों का अच्छा भंडार होना चाहिए। उसे एक ही शब्द का बार बार प्रयोग न कर शब्द के पर्याय का प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट है कि रेडियो पर मौखिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसकी प्रकृति सरलता, सहजता और स्वाभाविकता के लिए होती है। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न भी खत्म हो गया। इस प्रश्न में हम देख रहे थे आकाशवाणी की उपयोगिता, मौखिक भाषा से क्या अभिप्राय है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समाचार पत्र की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। टिप्पणी लिखिए समाचार पत्र की भाषा पर। आइए जानते हैं उत्तर है समाचार पत्र की भाषा। समाचार निरंतर आम जनता से संवाद करता है। सामान्य जनता साहित्यिक भाषा की बारीकियों से प्रायः अपरिचित रहती है। उसका न कल्पना की ऊंची उड़ान अथवा चिंतन की गहराई से कोई संबंध होता है, न वह कविता समझ पाती है और न कहानियाँ। समीक्षा का क्षेत्र उसके लिए पूर्णतः अपरिचित तथा बीहड़ हो सकता है। उसका भाषा से संबंध बिल्कुल सीधा साधा होता है। ठीक 2 दूनी 4 की तरह वह भाषा के अर्थों को दोहन नहीं करती। भाषा की नई अर्थवत्ता से कोई नज़दीकी रिश्ता नहीं जोड़ती। भाषा से उसकी आत्मीयता मात्र एक सहज सरल माध्यम के रूप में होती है। अलंकृति, चमत्कारिता तथा गोरखधंधी, द्रविड़ प्राणायामी कायावध से आम जनता को कुछ लेना देना नहीं होता। वह भाषा के माध्यम से समाचारों की दुनिया में पहुंचती है। अतः समाचार पत्र की भाषा अपने पाठकों की बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। प्रायः सरल, सीधी, सुलझी शब्दावली एवं छोटे छोटे वाक्य समाचार पत्र की भाषा में नियंता होते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र में शब्दों को एकार्थक होना, उसके अर्थ का सुनिश्चित होना, अभिव्यक्ति की दुविधा विहीन होना आवश्यक है। इसके अलावा उसकी सामाजिक मर्यादा एवं नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वह एक संस्कारी, शील संपन्न अखबार की तरह घरों में पढ़ा जाए। भाषा में अनगढ़ प्रयोग पाठकों को समाचार पत्र में ही डुबा देते हैं और इससे उसकी प्रतिष्ठा तथा प्रसार संख्या में भी कमी आ सकती है। भाषा का लचीलापन, शब्द के अनेक पर्याय समाचार पत्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचार पत्रों में स्थान मुख्य समस्या होती है। इस कमी को दूर करने में पर्यायवाची शब्दों से बहुत सहायता मिलती है। देहात की जगह गांव, आवश्यक के स्थान पर जरूरी जैसे शब्द कम स्थान घेरते हैं।
अतः कहा जा सकता है कि समाचार पत्र की भाषा यथासंभव सीधी, सरल एवं सार्थक शब्दों से संपन्न होती है। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। हम जान रहे थे समाचार पत्र की भाषा। इस प्रश्न में हम जानेंगे मीडिया की भाषा की प्रमुख विशेषताएं, मीडिया की भाषा के ज्ञान की आवश्यकता पर उसकी वर्तमान रोजगारोन्मुखता पर प्रकाश डालिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वर्तमान युग में मीडिया एक व्यापक शब्द है। वर्तमान युग में मीडिया एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट आदि जनसंचार के माध्यम है जो मीडिया शब्द में सम्मिलित है। मोटे तौर पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जहाँ तक मीडिया की भाषा का प्रश्न है, वह मीडिया को दृश्य और सर्व माध्यमों से सरल और सहज होना चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य जन की प्रकृति के निकट हो, व्यवहार में प्रयुक्त हो, सरल, सुबोध तथा स्वाभाविक हो, जिसे सभी वर्ग और आयु के लोग भली प्रकार समझ लें तथा जो संप्रेषणीय हो। श्रव्य माध्यमों से सुना गया शब्द पुनः नहीं लौटता, वह रेडियो से प्रसारित होने के बाद वायुमंडल में विलीन हो जाता है। यदि श्रोता का ध्यान कहीं और है तो उस शब्द का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता, वह शब्द उसके ऊपर से निकल जाता है। इसके विपरीत दृश्य श्रव्य माध्यमों से श्रव्य के साथ दृश्य का समन्वय होता है। दृश्य का समन्वय होता है, चलते फिरते दृश्य उसके साथ होते हैं। चित्रों का प्रभाव सुनी गई बातों से अधिक होता है। ऐसे में दर्शक का ध्यान यदि कहीं और भी हो तो दृश्य उसकी स्मृति में बस जाते हैं। मीडिया के दृश्य श्रव्य माध्यमों में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो श्रोता और दर्शक के ध्यान को बरबस आकर्षित करे, क्योंकि भाषा का उद्देश्य भावों और विचारों को असंख्य श्रोताओं और दर्शकों वर्ग तक पहुंचाना होता है। मीडिया की भाषा में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उसे शिक्षित, अशिक्षित, बाल, वृद्ध, बालाओं, महिलाएं, ग्रामीण, सभी प्रकार के लोग आसानी से देख, सुन और समझ सके, क्योंकि सभी का स्तर एक जैसा नहीं होता। मीडिया के दोनों ही माध्यम अपने आप में रोजगारमुखी और अपनी अपनी योग्यता, ज्ञान एवं विशेषज्ञता के अनुसार इसमें रोजगार के भरपूर अवसर हैं, जिनका लाभ सरलता से उठाया जा सकता है और अपने भावी सपनों को साकार किया जा सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना हिंदी भाषा और उसके विविध रूप का पार्ट 2 मीडिया की भाषा। इसके बाद हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे वित्त एवं वाणिज्य की भाषा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।